A very warm welcome to the GSP podcast today. आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी के रंग की। जिंदगी के रंग सीरीज का ये सेकेंड एपिसोड है। एम्ब्रेसिंग स्किल्स एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट का, जहां हम बात करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की। कैसे एक जॉयफुल वे में हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू पेंटिंग, थ्रू ड्रामा, थ्रू फोटोग्राफी। तो आज हम बात करेंगे फोटोग्राफी पे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, फोटोग्राफी एक ऐसा मीडियम है जो बहुत एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। एक सिंगल पिक्चर में आप एक पूरा यूनिवर्स कैद कर सकते हैं, लेकिन उस सिंगल पिक्चर में उस यूनिवर्स को कैद करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आप में वो पॉइज, वो पेशेंस और वो ऑब्जर्वेंट नजर आप में होना चाहिए। तो एक फोटोग्राफर को एक फोटोग्राफर बनने में के पीछे एक पूरी स्टोरी होती है। तो आज ऐसे ही एक पर्सनालिटी हमारे साथ हैं, भावना जायसवाल मैम। 30 इयर्स से ज़्यादा का मैम का एक्सपीरियंस रहा है। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच कोमिला, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और थैंक यू। मैम एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। आई मीन कितनी विधाएं हैं फोटोग्राफी की जिसमें मैम आपने काम किया है। आई मीन यू विल बी द बेटर पर्सन टू टेल। मैंने सच में पूछोगे कोमिला तो मैंने आज तक गिना नहीं कि मैंने कितनी फील्ड्स में काम कर रखा है। जो सामने आता जाता है मैं उसे क्लिक करती जाती हूँ। फैशन फोटोग्राफी, हाँ, मतलब ऐसे पूछेंगे तो मैंने वाइल्ड लाइफ, पोर्ट्रेट्स और ट्रेडिशनल स्टेज परफॉर्मेंस है, आपकी फूड फोटोग्राफी है, जो भी आप नाम लेंगे वो सब पे मैंने काम किया है। सब पे आपने काम किया। इट्स लाइक जब जहाँ मन किया, जब जहाँ ओपन कैनवस। बेसिकली मेरा जो सब्जेक्ट रहा है वो विजुअल्स रहा है कि जहाँ पे भी अच्छा विजुअल मिल रहा है उसे क्लिक करो, बस कैप्चर करना, बस उसे कैप्चर करना है। तो वो मोमेंट कब आया जब आपको लगा कि लेंस के पीछे रह के मुझे दुनिया को देखना है? ये ऐसे आया है कोमिला कि मेरे जो फादर वो बहुत जाने माने फोटोग्राफर रहे हैं, मेरी माँ फोटोग्राफर रही हैं। तो ये सारी जो कला है मैं बचपन से देख रही थी। जैसे हमारे घरों में खिलौने होते हैं ना बच्चों के लिए, तो कैमरा मेरे लिए हमेशा खिलौना रहा है। तो फोटोग्राफी की शुरुआत समझ लीजिए सीड्स तभी वहीं पे बो दिए गए थे, हेरिडिटी में, और वो मैंने उसको बस आगे लेके गई हूँ, ऐसा समझ लीजिए। कंसिस्टेंटली उसे मेंटेन करके रखा है, मेंटेन करते हुए। ओके। कभी ऐसा लगा कोई पिक्चर क्लिक करते समय एक डीजावू वाली जो फीलिंग आती है कि ये मैंने पहले भी किया है, इस जगह मैं पहले भी आई हूँ, या इस तरह का क्लिक मैंने पहले भी किया है? रिसेंटली अपने इंसिडेंट से जोड़ती हूँ। 2014 में मैं लद्दाख घूमने गई थी, और जब मैं लद्दाख गई थी तो मुझे लगा था यार लद्दाख एक बार जाकर आ गए तो बहुत है, दोबारा कहाँ जाने मिलेगा इतनी दूर। लेकिन अभी 2024 में जब मैं लद्दाख गई तो मैंने उसे दोबारा शूट किया। लास्ट टाइम मैंने स्टेज पे काम किया था, इस बार पूरा वीडियो पे काम किया। लेकिन रियली अच्छा, ये वही जगह है, ये वही पर्वत है, ये वही पहाड़ है, ये वही पेंगोंग लेक है। सो बहुत मज़ा आया उसे शूट करने का। तो आपको क्या लगता है, आपने इतने वैरायटी ऑफ एरियाज में कई क्लिक्स किए हैं, कौन सा आपका ऐसा फोटोग्राफ है जो आपको लगता है कि ये सबसे साइलेंट स्टिल सबसे लाउडेस्ट फोटोग्राफ है? एक फोटोग्राफ है मेरा, जब मैं 2014 में अगेन लद्दाख की बात करूंगी, जब मैं लद्दाख में मैंने क्लिक किया था, और वो एक बुद्ध भगवान का एक स्टैचू, इतना बड़ा स्टैचू होगा वो, और मैंने उसको शूट किया था, जस्ट स्टैचू। बस वो जो लाइटिंग थी, उनके जो एक्सप्रेशंस थे, उसको मैंने क्लिक किया, और मुझे उस सडनली समझ में आया कि मेरी इस पूरी सीरीज का नाम होना चाहिए स्पिरिचुअल लद्दाख। और वो फोटो आज भी मैं जब आंख बंद करके याद करती हूँ तो वो मुझे बहुत पीस, बहुत शांति देता है। तो आपकी ओवरऑल फोटोग्राफिक जर्नी में लद्दाख हैज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट प्लेस, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर मैंने पिछली बार भी 1 महीना रहकर आई थी और इस बार भी 1 महीना, तो इतना लंबा समय वहाँ पर कुंभ के बाद में लद्दाख में सबसे ज़्यादा रही, और मुझे नेचर और ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टिल मतलब एक फोटोग्राफर और एक ट्रैवल फोटोग्राफर के लिए एक ही जगह रिपीटेडली जाना, दैट इज समथिंग बहुत ज़रूरी भी है। हम कई बार क्या करते हैं कि हम एक जगह पे जाते हैं, क्लिक करके आ जाते हैं, लेकिन हम ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि यार एक जगह पे हम बार-बार जाएँगे, हमें नए पिक्चर्स मिलेंगे, हम नई जगह को शूट करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं, एक ही जगह पे बार-बार जाते हैं, आपको हर बार नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई पिक्चर आपने क्लिक करी हो और लाइफ के किसी भी पहलू पे या किसी भी इमोशन पे उस
क्लिक में आपको लगा हो कि ये एक दूसरा ही पर्सपेक्टिव एक समझ आया हो आपकी पिक्चर में आपको? ये इसको मैं ज़िक्र करूँगी, मेरे पंडित जसराज जी बापू जी के साथ मैंने एक फ़ोटो शूट किया था। नॉर्मली हम जब पंडित जसराज जी को शूट करते हैं, जब इतने बड़ी पर्सनैलिटी को शूट करते हैं, तो हम उनके पोर्ट्रेट्स पे काम करते हैं, सब चीज़ पे काम करते हैं कि हम पोर्ट्रेट्स ज़्यादा लेते हैं या उनके परफॉर्मेंस को शूट करते हैं। बट जब मैं उनके सामने बैठी तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जब मैंने उनके हाथ पे काम किया, सिर्फ मैंने हाथ के फोटोग्राफ क्लिक किए। और मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी बताऊंगी यहाँ पे कि मुझे भी नहीं पता था ये कोमिला कि ये फोटोग्राफ क्यों इतने इम्पोर्टेंस हैं। जब मेरी एग्जीबिशन हुई हैदराबाद में पंडित जी के प्रोग्राम में, तो उन्होंने बताया वहाँ पे कि हम जब संगीत गाते हैं तो हम कौन से राग लेने वाले हैं, कौन सा आलाप लेने वाले हैं, या अब हम क्या गाने वाले हैं, हम पूरा कुछ हमारे सुर जो है हाथ से चलते हैं। हम जब ऊपर सुर पे जाते हैं हमारा हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है, नीचे आता है तो नीचे जाता है, कुछ होता है तो इस तरह से। तो ये जो हाथ के मोमेंट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं संगीत को। और ये एक बहुत अच्छा मेरे पास मौका था उनको शूट करने का, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल लीक से हटके मेरे फोटोग्राफ्स हैं। आई मीन वो कंसेप्ट ही मैंने बहुत कल उस ही बारे अलग में है। जाना एंड आई वाज वेरी फैसिनेटेड कि सिर्फ हाथों की एक पूरी एग्जीबिशन, हाथों के फोटोग्राफ्स, और दैट वाज रियली इसका खुद बापूजी ने जो इसका नाम दिया था वो दिया था द अनसीन रागा। दैट अनसीन वाज इवन रागा, अनसीन फॉर हिम। हाँ अनसीन। और वो मधुरा जी से मेरे सामने बुला के बोले कि मधुरा जी इधर आइए। मधुरा जी आई तो कहते हाँ जी, कहते कि आपने वो फोटोग्राफ मेरे इतने सारे लार्ज साइज के उनके हाथ में थे, कहते आपने मुझे कभी बताया ही नहीं कि मेरे हाथ इतने खूबसूरत हैं। सो तो ये दैट मेरे लिए वाज द बहुत बड़ी मैजिक चीज ऑफ थी योर लेंस। एक्चुअली। और एक और चीज उन्होंने जब प्रोग्राम खत्म हुआ उनका और जब मैं आई तो अनूप अनूप जलोटा जी भी वहीं पर थे। तो उन्होंने कहा भावना जी आपकी एग्जीबिशन में 4 बार देख कर आया हूँ और मुझे भी यही फोटोग्राफ चाहिए। तो बापू मेरे पास आए, कहते नहीं ये मेरी फोटोग्राफर है। सो ये जो प्यार वहां से मिला, जो सम्मान मिला, जो रिकॉग्निशन मिला, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैम आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने एक्सप्लेन भी किया, जब हम फोटोग्राफी की बात करते हैं तो टेक्निकल परफेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है या वो इमोशन या एसेंस ज्यादा प्रोमिनेंट होता है? मैं यहाँ पर आपको साथ इंटरव्यू देने बैठी हूँ कोमिला, लेकिन अगर मेरे अंदर इमोशंस नहीं होंगे तो इंटरव्यू कैसा होगा आप बताओ। सो मेरा हमेशा कहना है कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नो डाउट। टेक्नोलॉजी हमारे पिक्चर्स को इन्हेंस करती है, शायद इस ब्रॉडकास्ट को बहुत इन्हेंस कर देगी, लेकिन अगर हम और आप में इमोशंस नहीं होंगे, हम इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे कनेक्ट तो ही नहीं आएगा, वो फील ही कनेक्टिविटी ही नहीं आएगा। आएगी। तो इमोशंस मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी से ऊपर है। बहुत से पिक्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ जो टेक्निकली बहुत ही पुअर होते हैं, जिन्हें हम एक अच्छे फोटोग्राफ की कैटेगरी में नहीं रख सकते, लेकिन वो They have इमोशनली the इतने essence. एसेंस होता है उनमें। सो एसेंस और इमोशंस मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करती हैं, बर्ड्स, एनिमल्स। आपको क्या लगता है नेचर और वाइल्ड लाइफ से कोई एक चीज जो ह्यूमंस को सीखना बहुत जरूरी है? उनसे प्यार करना। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि हम इंसानों से तो प्यार करते ही हैं, मैं आपसे करती हूँ, आप मुझसे करते हो, लेकिन जानवरों से प्यार करके देखिए। आपके घर में अगर एक पेड़ लगा है ना, आप उसके पास जाके उसको हग करिए, आप अपने प्लांट को, आप देखिए फिर वो प्लांट आपको कितना खुशी देगा। तो सबसे ज़रूरी है कि हम नेचर से प्यार करें, क्योंकि अगर नेचर नहीं तो कुछ नहीं। तो एक वर्ड है, प्यार कीजिए बस। ट्रू फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में सिर्फ प्यार कीजिए। मैम आप फोटोग्राफर हैं, मतलब आप फोटोग्राफी को जीती हैं। 1 साल के लिए फोटोग्राफी बैन हो जाए तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। और इसका आंसर ये है कि मैंने इतना सारा कलेक्शन कर रखा है अपने फोटोग्राफ्स का। सो वो मैं उन अपने फोटोग्राफ को देखूंगी। और एक और चीज़ कहूँगी, ये तो मजाक वाली बात हुई कि मैं अपने पुराना पूरा खजाना खोलूंगी और उसको 1 साल देखती रहूंगी, लेकिन फोटोग्राफी करने के लिए कैमरा टूल बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। फोटोग्राफी बैन होगी ना, कैमरे से बैन होगी, आंखों से थोड़ी बैन हो रही है।
तो आप आंखों से फोटोग्राफी कीजिए, आप दिल से फोटोग्राफी कीजिए, बस फोटोग्राफी करनी है। करनी है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। मैम जैसे जब भी आप फोटोग्राफी करती हैं तो लाइट्स और इफेक्ट्स वगैरह काफ़ी चीज़ों से हम उसे कुछ क्रिएटिविटी उसमें डालते हैं। तो कैसे वो जो क्रिएटिविटी हम किसी भी चीज़ में डालते हैं उसको उसकी ऑथेंटिसिटी बरकरार रखते हुए क्रिएटिव एंगल देना, उसमें बैलेंस आप कैसे एस्टैब्लिश करती हैं? अगेन यहाँ पर इमोशंस काम करते हैं। समटाइम हमको लगता है कि इस फोटोग्राफ को कुछ और इन्हांस करना चाहिए या हम इसका बैकड्रॉप बदल देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, मेरी भगोरिया के जो फोटोग्राफ्स हैं, जब भगोरिया मेला स्टार्ट होता है वो मार्च के महीने में होता है। पीक गर्मी होती है, दोपहर 12 बजे होता है और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट स्पेशली में होता झाबुआ है। डिस्ट्रिक्ट। और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में और 12 बजे स्टार्ट होता है और 5 बजे तक चलता है। आप समझ सकते हैं वहाँ लाइट कितनी स्ट्रांग होती है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के फोटोग्राफर वर्ल्ड फेमस क्यों हैं? बिकॉज उस मेले के साथ एसेंस, इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे लाइट पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ भी एक्चुअली उसे रॉ फॉर्म में जाने दीजिए, वही उसकी ब्यूटी है। कि आप सोचिए कि इतना तेज धूप होना, गर्मी का समय पसीना बह रहा होता है, डार्क कॉम्प्लेक्शंस के व्हील्स होते हैं, मतलब मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्शंस की बात, उसके बाद पर जो उनके जो टोन्स होते हैं, वाइब्रेंट कलर्स निकल के आते हैं, वो आप सोचिए। तो इसलिए कहना मेरा यही है कि जितना कम आप उसके को एडिट करते हैं, फोटो आपका उतना अच्छा होगा, जितना रियल फॉर्म में जितना रियल फॉर्म होगा। मैम कई, जैसा कि मैंने आपके प्रोफाइल में देखा, कई नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के फोटोग्राफी कंटेस्ट में आप एज ए जूरी आपने काम किया है, तो कई बडिंग आर्टिस्ट को भी आप देखती होंगी। तो कहीं ना कहीं जो एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप देखिए इंस्टाग्राम पे फोटोज की भरमार है, ठीक है। प्रोफेशनल की भी अगर हम बात करें, कई काम कर रहे हैं, तो आपको कहाँ गैप दिखता है उनके माइंडसेट में? नॉट द टेक्निकलिटी, टेक्निकलिटी तो सीखी जा सकती है, बट माइंडसेट में आपको क्या चीज लगती है जो आप एक मैसेज देना चाहती हैं कि वहाँ उनको बहुत काम करने की जरूरत है आज की यंग जनरेशन को? मैं 2-3 बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी। 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर उनको काम करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है, और टेक्निकल से हम बहुत सारी चीज़ें कवर अप भी कर लेते हैं। लेकिन जो पॉइंट है, फ़ोटोग्राफ़ी 2 पार्ट में है, एक आर्ट और एक साइंस का कॉम्बिनेशन है। तो आप जितना ज़्यादा आर्ट वाले पॉइंट पे काम करेंगे, उस पे फ़ोकस करेंगे ना, उतना आपका फ़ोटो निखर के आएगा। टेक्निकली तो अब हम बात करें तो एक समय था हम एनालॉग पे काम कर रहे थे, एनालॉग से डिजिटल पे आ गए, फिर मिररलेस पे आ गए और अब एआई पे आ गए। आपके अगर टेक्निकली आप कहीं साउंड नहीं होते तो एआई उसको कवर कर देगा, लेकिन एक्सप्रेशंस का क्या करेंगे, वो फीलिंग्स कहाँ से लाएंगे? तो पहली चीज तो ये है कि आप इस पॉइंट पे काम कीजिए। दूसरा, एक पेशेंस रखिए। कोई भी काम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो शायद शुरू में आप सोचेंगे कि 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में वो रिजल्ट आ जाएगा, तो वो नहीं आएगा। काम करते करते कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, हारना नहीं है, कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, आपका रिजल्ट आएगा। और तीसरी चीज होती है कि हम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में उलझ चुके हैं, है ना। हम अवार्ड की भागम भाग में लगे हुए हैं। भूल जाइए, अवार्ड आपके पास खुद चल के आएगा, पर आप सिर्फ काम पे फोकस कीजिए। बिल्कुल अपने माइंडसेट को इस तरह से सेट कीजिए कि नहीं, मुझे कामली अपना काम करना है, दैट्स ऑल। ये मुझे 3 पॉइंट लगते हैं कि इस पे काम करने की जरूरत है। नहीं। और एआई की आपने बात करी, तो ये तो मतलब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये मिस आउट नहीं होना चाहिए। जब आप फोटोग्राफी में आप एआई को एज ए एडिशन देखती हैं या एज ए थ्रेट देखती हैं? मैंने हमेशा, देखो मैंने एनालॉग से शुरू किया था फोटोग्राफी करना। एनालॉग से मैं डिजिटल पे आई, डिजिटल से मिररलेस पर आई, और मिररलेस से मैं एआई पे आ गई। सो आप सोचिए कि मैं 4 जनरेशन को बिलोंग कर रही हूँ, मतलब मैंने 4 तरह की फोटोग्राफी की है। मैंने हमेशा 4 एग्जैक्टली। तो ये जो चारों फेजेस हैं फोटोग्राफी के, मैं मानती हूँ कि ये हमारे लिए एक मतलब एक अवार्ड है कि हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी आई है। इसका अगर आप मिसयूज करेंगे
तो पिक्चर डेफिनेटली डेफिनेटली गड़बड़ बनेगा। लेकिन इसका सही यूज़ करेंगे तो आप अपने फोटोग्राफ को बहुत एनहेंस कर सकते हैं। कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हम जब पहले फोटोशॉप एनालॉग पे काम करते थे, लिमिटेड फ्रेम्स होती थी, है ना, हमें 36 फोटो में ही फ्रेम में ही सब काम करना रहता था, ठीक है। अभी हमारे पास उसके बाद आ गया डिजिटल में हम बहुत सारा काम कर पा रहे थे, है ना। हम पहले डार्क रूम में काम करते थे, फिर हम लाइट रूम में आ गए, हम कंप्यूटर पे करने लगे। तो टेक्नोलॉजी ने हमें हमेशा एक नई चीज़ दी है, हमको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। उसी तरीके से एआई है, एआई एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन अगर उसका सही तरीके से, अगेन मैं ये कहूँगी कि एआई आपको टेक्निकली बहुत साउंड कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी इमोशंस आपके जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, वो आपको आपके फोटोग्राफ्स में लानी ही पड़ेगी। बिल्कुल मैम। आपकी जो फोटोग्राफी लेगेसी है, अगर उस पूरे लेगेसी को आप कलेक्ट करके कुछ एक ना व्हाट इट विस्पर्स फॉर यू, मतलब वो आपसे क्या कहती है, एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आप उसे कह पाए? ये मेरा संसार है। परफेक्ट। ये मेरा संसार है और मैं इसमें बहुत, मैं अपने आप खुद से जीती हूँ, मैं इसे फील करती हूँ, मैं इसे एंजॉय करती हूँ, क्योंकि जब मैं खुश होती हूँ यहाँ पर तो मैं अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने काम को, सबके साथ खुश रह पाती हूँ। एग्जैक्टली, सेल्फ लव, जैसे कि आज आपने सेशन में भी कहा कि अगर खुद को प्यार करते हैं तो औरों को भी दे पाएंगे। वही, अपने काम से प्यार करना दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। बिल्कुल। कब आपको ये क्लिक किया कि क्लिक करना ही आपकी लाइफ का पर्पस है? सच बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी। मैं थिएटर करना चाहती थी और मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ, और वो मुझे हमेशा से बहुत अपील भी करता था, क्योंकि आप स्टेज देख रहे हो, हम बचपन से स्टेज देखते आए थे। लेकिन दादा ने समझाया कि भावना, बच्चे एक ऐसा आर्ट चुनो जहाँ पर आप किसी पे डिपेंडेंसी ना हो, एक ऐसी स्किल चुनो कि आप जहाँ खड़े हो वहाँ से आपको रोजगार मिल जाए। और फिर दादा ने इंट्रोड्यूस किया, फिर जब मैंने अपनी माँ को काम करते देखा, फिर दीदी को काम करते देखा, तो फिर ऑटोमेटिकली कब मैं डाइवर्ट हो गई, कब मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया। और एक बार अडॉप्ट करना था, फिर तो फोटोग्राफी चीज़ ही ऐसी है कि आप उसे लाइफ टाइम करते ही करते तो बेसिकली आप बस कैमरे के उस तरफ से इस तरफ आ गई, बस, बाकी हाँ, हो वहीं है ना। मतलब आज भी वो रंगमंच है आपके लिए, Exactly. आपका जो स्टेज है इनफैक्ट बहुत वाइड हो गया है। बिल्कुल, आप अगर पेंटिंग की भाषा में कहें तो मेरा कैनवास बड़ा हो गया है। अगर रंगमंच स्टेज की बात करें तो मेरा स्टेज बड़ा हो गया है, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ। आपके आज के सेशन के बाद आई एम वेरी वेरी श्योर कि हमारे कई यूथ हैं जिनको फोटोग्राफी करनी है, मोबाइल से फोटोग्राफी करनी है, जैसे आपने कहा कि वो टूल के डिपेंडेंट नहीं होंगे वो, है ना, मोबाइल से फोटोग्राफी करनी है, जैसे भी करनी, तो फर्स्ट स्टेप उनके लिए क्या होना चाहिए? व्हाट वुड यू सजेस्ट फर्स्ट स्टेप? फोटोग्राफी करने के लिए मैं सिर्फ सबसे पहले एक ही चीज़ कहूँगी कि इतना सोचना थोड़ी है, फोटोग्राफी आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो। आपके हाथ में अगर मोबाइल है, आप फोटोग्राफी ऑलरेडी कर रहे हो। बस एक चीज़ आप स्टार्ट कर दीजिए, डिसाइड कीजिए कि मुझे एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है या अच्छा फ़ोटो क्लिक करना है, तो एक दिन में मिनिमम 500 विजुअल्स देखना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप कहेंगे ये आएंगे कहाँ से? तो गूगल में भरा पड़ा है खजाना। अगर आप एक दिन में 500 पिक्चर्स देखते हैं तो कोई एक आपको याद रह जाएगा। जब आप क्लिक करने जाएंगे उस जगह पे, उस फोटोग्राफ को क्लिक करेंगे, तो नेचुरली आपका फोटोग्राफ अच्छा आएगा। कहते हैं ना कि जब मैं एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब मैं सुनती हूँ मुझे याद नहीं रहता, जब मैं देखती हूँ तो मुझे कुछ कुछ याद रह जाता है, और जब मैं करती हूँ तो मैं उस चीज़ को सीख जाती हूँ, है ना। ये एजुकेशन का एक पैटर्न है। तो अगर आप किसी चीज़ को बार बार देखेंगे तो वो आपके कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस का माइंड में जाके सेट हो जाएगी। तो जब आप उस जगह पे पहुँचेंगे तो आप उसे क्लिक करेंगे। एग्जाम्पल ताजमहल का ले लीजिए। आप ताजमहल के फोटो इतने बार देखते हैं, आप उसी पर्सपेक्टिव पर उसी जगह जाके उस फोटोग्राफ को क्लिक करते हैं। तो बार बार फोटोग्राफ देखिए और आप फोटोग्राफी करना शुरू कर देंगे। और कोई एक मैसेज जो आप यूथ को देना चाहें? जुनून ले आओ भैया, बस जुनून होना चाहिए काम करने का, कि मुझे ये काम करना है, और पागलपन के हद तक काम कीजिए, भागिए मत काम से। और एक और चीज़ कहूँगी कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखने के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है
कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हेल्थ एक बहुत बड़ा चैप्टर है एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हेल्थ से ही मेंटल हेल्थ जुड़ा हुआ है, मेंटल हेल्थ से ही आपका हेल्थ जुड़ा है। आप अगर फिट रहते हैं तो आप बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। ट्रैवल कीजिए, जितना ट्रैवल करेंगे उतनी अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे। तो यही कोई 2-3 पॉइंट है जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ मैम मैं यस। पूछना चाहूँगी जो आपने मेंशन किया है, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, जैसे हमारी ये जो सीरीज़ है, एम्ब्रेसिंग स्किल्स एक इनिशिएटिव है हुँ, हमारे हुँ। डिपार्टमेंट का, उसके अंतर्गत हमारी ये ज़िंदगी के रंग सीरीज़ है एंड इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। मतलब कोई एक स्टैंडर्ड क्लासरूम लेआउट नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करें। इसलिए हमने इस सीरीज़ में फ़ोटोग्राफ़ी की बात करी, पेंटिंग की बात की, थिएटर की बात करी। सो दोज़ आर द मीडियम्स कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो ये कितनी अहमियत रखता है एक इंसान की मेंटल हेल्थ पर कि वो अपने आप को एक्सप्रेस इन माध्यमों से अगर करता है तो वो कितना इम्पैक्टफुल होता है उसके लिए? मेरा हमेशा मानना है कि हम सबके अंदर एक आर्टिस्ट है ना? और वो आर्टिस्ट जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालोगे, ये आर्टिस्ट आपको है ना बहुत रिलैक्स करेगा। मैं भी नौकरी में हूँ, मैं जॉब करती हूँ। हम सब इतने खुशनसीब नहीं होते कि हमको जो हमारा पैशन है, जो हमारी हॉबी है, वही हमें जॉब करने मिल जाए, डेफिनेटली। है ना? और जॉब जॉब होता है या हम अब कोई बिज़नेस कर रहे हैं, वो बिज़नेस होता है। लेकिन उससे बाहर निकल के हमें एक जगह होती है जहाँ हमें रिलैक्स चाहिए, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को एक पीस चाहिए और ये पीस आपको मिलता है आर्ट फॉर्म से। तो ये आर्ट फॉर्म वो कोई भी हो सकता है, वो थिएटर हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकता है, वो फोटोग्राफी हो सकता है, वो डांस हो सकता है, वो गाना गाना हो सकता है। बट हर एक व्यक्ति को अगर वो चाहता है कि वो अपने लाइफ में बहुत खुश रहे, वो जो जिस मुकाम पे जाना चाहता है वहाँ तक पहुँचे, उसका आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और आर्टिस्ट फिर से कहूँगी हम सबके अंदर है, उसे खोजिए और बाहर निकालिए। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि इस तरह के स्किल्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, इस तरह के आर्टिस्ट को बिल्कुल, लेकर आप आ मतलब रहे हैं। एक डिपार्टमेंट और जो हार्डकोर स्किल्स की बात करता है, आज वो इमोशंस की बात कर रहा है। सो एग्ज़ैक्टली दैट इज़ समथिंग रियली डिफरेंट और कहीं न बहुत कहीं ज़रूरी है। यही सबसे ज़रूरी है। यही बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इतने टेक्निकल हो चुके हैं ना कि हम अपनी लाइफ की सब चीज़ों को उसी एस्पेक्ट में देखने लगे हैं। और उससे बाहर निकल के आना है तो आपको पेंटिंग करना पड़ेगा, आपको डांस करना पड़ेगा। डांस बहुत अच्छी थेरेपी है। हुँ, आप डांस कीजिए, आप बहुत खुश होंगे, आप गाना गाइए। हुँ, भूल जाइए कि आप हम लता मंगेशकर जी नहीं हैं। अब हुँ। हम गाना हमारे अपने मेंटल हेल्थ के लिए गाइए ना, अपने प्लीज़ अपने सुकून के लिए गाइए। तो जस्ट एक्सप्रेस, वो जस्ट क्या एक्सप्रेस, फॉर्म होता है, उससे कोई लेट इट मतलब बी, नहीं वो है। अंदर से आने दीजिए, अंदर से जस्ट आने दीजिए। एक्सप्रेस कीजिए। और मैं इस इनिशिएटिव को इसलिए अच्छा मान रही हूँ कि अगर हम आज इन स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आप इस तरह के आर्ट फॉर्म से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, तो आने वाले समय में जब वो कहीं जॉब करने जाएँगे, तो हुँ, अपने आप को वो आज जो सीखेंगे इस तरह के आर्ट से वो कनेक्ट होंगे, तो वो उस समय अपने आप को कनेक्ट कर पाएँगे। मतलब कहीं न कहीं हम बस एक बीज बो रहे हैं उनमें, एग्ज़ैक्टली। नहीं पता कि वो कब, किस जगह, किस स्टेज पे उनकी लाइफ़ के वो काम आए। अब ये आज का ही बीज आज नहीं उगता, बीज हुँ, उगेगा कब अलग-अलग समय पे उगेंगे ये बीज। हुँ, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी, उनको याद आएगा कि अच्छा हमने उस समय ये सीखा था। अच्छा उस समय भावना मैम ने ये बताया था, अच्छा सौरभ सर ने ये बताया था। तो ये सब चीज़ें ही काम आएगी उनको आगे। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मैम। एंड करने की इच्छा तो नहीं है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है जिसे हम कैरी ऑन कर सकते हैं, बट आज की जीएसपी पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ थी भावना जायसवाल मैम, और आगे भी ज़िंदगी के रंग सीरीज़ में हम आपसे मिलते रहेंगे, नए-नए आर्टिस्ट हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड लव यू ऑल।